प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो भाई आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी तैयार होंगे अपने गोदली भाग 2 के 20 के दांत के वो क्वेश्चन आंसर करने की, यानी कि अभ्यास वाले प्रश्न को करने की, जिसकी है आपको जरूरत। कोई नहीं कराता है आपको, देख पा रहे हैं ये बुक में इस प्रकार से प्रश्न है। मैंने आपको कहानी पढ़ा रखी है। यदि आप वो कहानी नहीं पढ़े हो तो क्या करोगे, पहले वाले सेशन को देखोगे ना। पहले ये बताओ अपना हालचाल क्या है भाई। हालचाल बढ़िया है ना, तो बढ़िया ही रहनी चाहिए, ठीक है। और आज की सेशन आपके लिए सबसे तगड़ा होने वाली है, लेकिन ये सेशन तगड़ा तो तब बनती है जब आप इसे लाइक करते हो और कमेंट करके मुझे बताते हो कि मिंटू सर बड़ा मजा आता है सर, हिंदी लेके आ रहे हो सर, एकदम कहानी में डूब जा रहे हो और मुझे भी डुबा ले रहे हो। तो एक साथ जब एक ही जगह पे डूबेंगे ना तो भाई बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन आंसर को आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप सिर्फ पढ़ करके, सिर्फ आप आज की क्लास को देखोगे, क्वेश्चन आंसर याद करने की कोनो जरूरत ही नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई जल्दी से। और ये वाली आज फिर से सेब खाने वाले हो, जिसको जिसको याद हो जाएगा वो सेब वाला आइकन भेजेगा, है ना। सेब खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्वेश्चन आंसर याद करो। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऐसे आराम आराम से, आराम आराम से काट के करना, काट के खाना भाई, बढ़िया से काट के खाना, ठीक है जी। बढ़िया एकदम सुंदर सुंदर सेब मिलेगा। चलो बात करते हैं भाई, आज की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन है भाई, कहोगे बहुत सारा क्वेश्चन कैसे याद करेंगे सर। अरे हम है भाई, कोई परेशानी नहीं है जी। चलो बढ़ते हैं जी क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोध अभ्यास वाला जो प्रश्न है वो करेंगे। कुछ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि क्वेश्चन भी पूछने वाला है, क्योंकि पढ़ा रखे हैं भाई, बड़ी मार मारेंगे नहीं बताए तुम लोग तो। चलो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कर दीजिए। अब कहानी कौन सी भाई, तो 20 के दांत। अब जब प्रश्न पूछेगा तो ऐसा ही नहीं पूछेगा, इसमें ब्रैकेट में दे देगा 20 के दांत और तब पूछता है आपसे एग्जाम में। डन है जी। अभी तो आप जानते हो कि 20 के दांत की बात कर रहा है, क्योंकि हम लोग 20 के दांत की कहानी वाले ही पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। चलो अच्छा एक बात सबसे पहले बता दो, 20 के दांत की कहानी के लेखक कौन है। जल्दी से नीचे कमेंट करो फटाफट से, यस जल्दी से फटाफट से लाइक करके कमेंट करके शेयर कर दो, बता दो। तब तक हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर जी 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है भाई, नलिनी लोचन शर्मा जी। चलो जी, शर्मा जी इसके लेखक है, जो कि कहाँ के है भाई, पटना के बदरघाट के हैं, है ना। ये बात याद रखना, जो कि भोजपुरी भाषी थी। आंसर क्या लिखोगे कि कहानी कला की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी है। कला की दृष्टि से हम बात करते हैं तो ये प्रस्तुत कहानी है कौन सी, 20 के दांत। शीर्षक का शीर्षक यही होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए इसके बारे में पूछा है, क्यों होना चाहिए उसके बारे में समझते हैं। क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य मध्यवर्गीय अंतर विरोधियों को उजागर करती है। हमेशा डांट फटकार होती है, मदन केवल गाड़ी को छूने के लिए जाता है तो उसे डांट दिया जाता है, इस कहानी में बताया गया। लिए जाता है तो उसे डांट दिया जाता है, इस कहानी में बताया गया है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद और आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलाल के कुपरिणाम के कारण सेन साहब का लड़का कासू के उदंड स्वभाव और गरीबों के गिरधरलाल के लड़का मदन का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अब इसको एक एक लाइन समझते हैं, मैंने एक एक वर्ड समझते हैं। यह जो कहानी है वह सामाजिक भेदभाव, समाज में किस प्रकार से भेदभाव होते हैं। अरे ये झोपड़ी वाला ये गरीब जाति का है, ये यो है, इसे दे मत छुलाना, ये छू देगा तो ये चीज खराब हो जाएगा, ऐसी भावना है। लिंग भेदभाव, लिंग के भेदभाव भी किए जाते हैं। बहुत जगह पे देखते हो कि लड़कियां नहीं करती है, लड़कियां को जो है ना वो हंसने मत दो, लड़कियां को ये करने मत दो, लड़की को घूमने मत दो, ये मत दो, ये इसमें दिखाया गया है। तथा आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए, इसमें स्वार्थ, अपना स्वार्थ ही है सब कुछ, है ना। स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणाम जब हुआ, और जब अपने स्वार्थ के चक्कर में जब पड़ा गया तो ऐसा कुपरिणाम हुआ कि जो कासू नाम का लड़का था, यानी कि खोखा, वो क्या हुआ, सेन साहब के लड़का जो खोखा है वह उदंड स्वभाव का हो गया। वो इतना उदंड स्वभाव का हो गया था कि 2-4 थप्पड़ लगा दिया करता था, कभी नौकर को तो कभी अपनी बहन को, लोगों को भी। था सबसे छोटा, लेकिन प्यार दुलार ऐसा मिला कि काहे को। हमने सुना है कि भाई जिसके लड़के होते हैं ना, एक लड़के होते हैं, वो कभी भी वो नहीं होते हैं सक्सेस, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जिसके घर में एक ही चिराग होते हैं, वो चिराग बहुत कम सक्सेस होते हैं, ठीक है। वैसा ही हमारे कासू बाबू थे, ठीक है। गिरधरलाल के लड़का मदन का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। और गिरधरलाल के लड़के का क्या नाम था, मदन था। मदन का क्या क्या बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर सा जो है ना चित्रण किया गया है, जिसमें मदन खोखा का 2 दांत तोड़ देता है, मारता है, ले भाई तुम समझता है क्या कहता है भाई, लट्टू खेलने के लिए जब जाता है
कौन? खोखा कहता मुझे भी लट्टू खिला दे। तो मदन क्या कहता है, जा अपना पापा के गाड़ी पर बैठ, हम ना खिलाएं तरह का लट्टू। और इसके बावजूद भी जब ये बात सुनता है खोखा तो कहता है, हाँ अरे हमको तुम कह दिया, हम तो सेठ के लड़के हैं, हम तो उस परिवार के आते हैं जो कोई देख नहीं सकता है हमको, अब तुम इतनी बातें बोल दी। मारा एक गुस्सा। अब भाई मदन भी कैसे चुप रह सकता है, भले ही गरीब घर का लड़का है, झोपड़ी के लड़का है, चुप रहेगा? नहीं जी, काहे चुप रहेगा जी, काहे चुप रहने वाले हैं भाई, हम गरीब घर के हैं और हम आते हैं उस जगह से जहां पे गरीबी में जीते हैं और पले बड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेठ हो गए हो और तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो कुछ भी कर लोगे। मार के 2 दांत क्या करते हो, तुम्हारा 4 भी तोड़ सकते हैं हम, है ना। यानी कि अगर गरीब वाले अपने औकात पे आ जाए ना तो बहुत सारे अमीरों लोगों की ठह ठिकाना जो है ना वो औकात दिखा देते हैं। उसी तरीके से ये मार करके मदन जो है ना विष के ये 2 दांत तोड़ देता है कासू का। और कहानी का शीर्षक इसीलिए जो है ना वो विष के दांत जो है ना वह सार्थक है, ये कहानीकार के माध्यम से और ये बुक के चैप्टर के माध्यम से इस चीज को होती है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के आओगे, बड़ा सुंदर ढंग से, बड़ा ही अच्छे ढंग से आप लिख के आओगे। ठीक है, मजा आ रहा है? अरे बताओ भाई, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, बता दो जल्दी से आंसर, मजा आ रहा है जी। चलो ज्यादा बातें नहीं करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने, बहुत सारी चीजें करने एकदम अच्छे तरीके से। भाई इसका नोट्स वगैरह बना लेना यार, लेकिन जिस दिन पूछ दिए बनाए नहीं, अब पढ़ रहे हो तो भाई साहब आ गए घर पे तो तुम्हारे जो शादी विवाह होने वाली है उसको काट उड़ देंगे, समझ ना, होने वाले नहीं है, समझ जाना है, बात भी याद रखना। होगी नहीं, इसको पढ़ना पड़ेगा तो उसके बाद होगी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कर दीजिए। अब तू अपना शब्द में वर्णन कर दो कि कौना प्रकार से सेन साहब के घर में जो लिंग भेद होता रहे, यानी कि लड़की के लिए अलग नियम और लड़का के लिए अलग नियम, कासू बाबू के लिए अलग नियम था, 5 लड़कियों के लिए अलग नियम था। आइए एक बार हम सब जल्दी बताओ तो एक बात, क्या जी जल्दी जब आप बताओ तो 5 लड़कियों का क्या नाम था? नहीं बताओगे बहुत मार मारेंगे। सेन साहब के 5 बेटी थी, कितने बेटी थी? 5। सेन साहब के पुत्री का नाम बताओ, पुत्रियों है ना, पुत्री का नाम बताओ जी, पुत्री क्या नाम बताओ, जल्दी बताओ सर। आलो, रजनी, शेफाली, आरती और क्या थी, जल्दी बताओ फटाफट से, इतना हिंट्स कर दिए। आगे इसके आंसर क्या लिखोगे जी? देखो, सेन साहब के परिवार में लड़कियों तथा लड़के के पालन पोषण में, यानी कि उसकी जो पालन पोषण किया था वो अलग नियम थे। 5 लड़कियों के लिए अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी। जो लड़की थी उसे बोला जाता कि भाई ये है नियम, तुम इसी नियम कानून में रहना है, तुमको खेलना है, लेकिन केवल शाम के समय में वो भी थोड़ा बहुत खेल लेना है ताकि शरीर जो है ना स्वस्थ रहे, उसके ज्यादा नहीं। लेकिन और शिक्षा में भी, लेकिन कासू बाबू का जो उनका पुत्र था, किसका? सेन साहब का, उसके लिए अलग नियम व्यवस्थाएं बनाई गई थी, क्योंकि वह ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों के तारा था। हाँ, उम्मीद ना रहे कि अब हमारा घर में एगो छोटा मुन्ना बाबू भी आई, लेकिन बाबू आ गई ले के तो कासू यानी कि कौन? खोखा बाबू। और खोखा बाबू ऐसा आए और ऐसा उन्हें लाड़ प्यार मिला, ऐसा दुलार मिला कि भाई वो तो उदंड मचा दिए। कभी नौकर को मार देते थे तो कभी अब उसी छोटी उम्र में तो कभी अपनी बहन को मार देते थे। तो जा करके मदन से झगड़ा किया तो मार के 2 दांत तोड़ा तो पता चल गया किस औकात में है ना। एक बात कहा जाता है ना कि बोल हमार भैया नु पहलवान हुवन, है ना, तो भैया पहलवान हुवन तो भैया अभी बारे कहीं और ये तू बोला तरह चिल्ला तरह तो पता चला 2-4 लात खा ले बस हो गई। लात के बस समझ रहे हो, पैर, ये भोजपुरी भाषा है हम लोगों का, तो एकदम पिरो देते हैं आप लोगों को, इसमें एकदम रंग जाओ, इस बुक इस चैप्टर में रंग जाओ। तो ये चीज से ना कहिए ला जाएंगे कासू कह रहा है, अरे हमारे पिताजी सेठ है और तुम हमको बोल दिया, लगा ये घुसा तब तो लो 2 दांत टूट गया, वहां से अब कहे लिए भाई, भागा है वहां पे एकदम जल्दी कि हम भाग जाते हैं भाई, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, लड़कियों को अलग ढंग की तालीम सिखाई गई थी, उनके खेलने कूदने तथा बोलने पर पाबंदियां थी, वे बिना आदेश के घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वे घर में कठपुतलियों की तरह थे, जिस तरीके से कठपुतलियां ऐसे बनी रहती है वैसे ही उनकी लड़कियां थी, उनकी नियम कानून बनाए गए थे। लेकिन खोखा बाबू को कासू भाई तुम जो करो वो सही है, तुमको तो हम बनाएंगे क्या इंजीनियर, तुमको बनाएंगे बिजनेसमैन, तुमको बनाएंगे ये गाड़ी का बत्ती फोड़ दे, गाड़ी तोड़ दे, कुछ कर दे,
हाँ बच्चा सीख रहा है, उसको दिलचस्पी देखो कितनी अच्छी है, क्या प्यारी प्यारी मुस्कुराहट के साथ वो बातें बोला करते जी जी। आ हा, कितना मजा आया था कहानी में, है ना। कहानी अगर पढ़े और क्वेश्चन सर आया, मजा आ जाएगा। जो कहानी नहीं पढ़ा है ना उसको दिक्कत होगा जी, तो कहानी पढ़ लो एक बार पहले से, फिर क्वेश्चन आंसर कर लो, याद कर लो, नोट्स कर लो, याद कर लेना, इसके पहले स्टार्ट होने से पहले याद कर लेना, कुछ और लाइन भी इसमें लिखना होगा जी, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछ सकता है, ध्यान रखना। जबकि खोखा बुढ़ापे की संतान होने के कारण जीवन के नियम का अपवाद था। आहा, ये अपवाद थे, ये ऐसा हुए, ये हर एक नियम का अपवाद थे। काहे भाई, इनका का छुइया मत, ना उम्मीद बुढ़ापे के आंखों के तारा है। आंखों के तारा का मतलब बड़ा लोकप्रिय होना, आंखों का तारा होना, बड़ा लोकप्रिय होना। तू तो हमारा आंख के तारा बड़ा हो, है ना। वैसे ही तारा थे होने के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। वो तो जीवन के नियम का अपवाद था ही भाई, वो घर के नियमों का अपवाद था, कोई भी नियम नहीं मानता था, उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगती थी, कौनो पाबंदी नहीं खे। तू बड़ा एकदम आजाद बड़ा, तू जौन करबो सब सही करबो, गलती तू कर नहीं कर सकत। उसकी हरकत पर सेन साहब का कहना था कि उसे तो इंजीनियर बनाएंगे, उसको तो इंजीनियर होना चाहिए, इसलिए वह अभी से कुछ न कुछ जानकारी लेना चाहता है। देखो कितना दिलचस्पी है, अभी गाड़ी की हवा निकाल रहा है, गाड़ी के चक्के की हवा निकाल रहा है, तो बत्ती फूट गई, इस देखना चाहता है कि मैं आखिरकार बा कौन चीज, है ना। सेन साहब कहते थे घर में लिंग भेद ऐसा ही था कि शरारती खोखे की प्रशंसा की जाती थी, किंतु तहजीब एवं तमीज की मूर्ति पुत्रियों की चर्चा तक नहीं की जाती थी। और उतनी अच्छी लड़कियां थी, कठपुतली के समान बनी रहती थी, चुपचाप जो भी नियम बनाए गए थे उसे नियम कानून के कायदे के अंदर रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी कोई चर्चा नहीं हुआ करती थी, उसको कोई कुछ नहीं कहता था। हाँ वो है तो है, बस हो गया, और कुछ नहीं, समझ रहे हो। ऐसे नियम कानून कायदे बनाए गए थे। ठीक है जी, तो ये आंसर लिखोगे, इतना आपको पूरे अंक दिए जाएंगे, जो भी होगा तो सो है, सही है, बात है, अच्छी बात है। अब लाइक नहीं कर रहा हूँ भाई, लाइक जो नहीं करेगा ना उसको सेव ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। तुम खा मत लेना, तुम खा मत लेना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो खाना, और प्यार से खाना, आधा आधा काट के खाना, ऐसे खाना, फिर इधर से खाना, है ना, तब जाए खाना। नहीं तो समझ जाओ जो बीच में बच जाता है ना इस सेब में, वो तुमको खिलाने को देंगे। बीच में बचता है ना, बीच में बच जाता है ये वाली डंडल के साथ में, समझ रहे हो। तो ये उस बच्चों के लिए होगा जो लाइक कर दिए हैं, समझ रहे हो, बीच वाला तुम्हारा तार हो जाई, समझ जाइबो, ठीक बा। चलो मजाक कर रहे मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, आज ही लिख देते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएगा, यानी पेपर देने जाओगे क्वेश्चन आएगा जी। कह रहे कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। हा, खोखा का मतलब बाबू जल्दी बताओ, तो कह दबा खोखा का मतलब हो गया कासू बाबू, है ना, कासू बाबू। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, साथ ही साथ एक पुत्र भी था जिसका नाम क्या था, खोखा, यानी कि कासू था। सेन दंपति को पुत्र का आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति यानी कि जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई उम्मीदें ना लगा रहे कि अब कि हमारा घर में भी एगो नन्हा मुन्ना बाबू आई, बाबू के कोनो उम्मीद ना रहे, लेकिन बाबू आ गई, और वैसा बाबू आए कि भाई साहब क्या ही बताया, आतंके मचा दिए पूरा। अर्थात कहने का मतलब है सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बूढ़े के कगार पे चले गए, अब बूढ़े होते जा रहे हैं, अंतिम पड़ाव पर जब पहुंच चुके थे तब उनके पुत्र हुए। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ, अब बुढ़ापे में भाई साहब बच्चा हो रहा है तो नियम तो पहले ही अपवाद हो गया एक, फिर ये जिंदगी में आया यानी कि इस दुनिया में आया, और आने के बाद से उठन मचाया, सारे नियम अपवाद हो गए। ये समझ रहे क्या है, ये उस नियम का भी अपवाद था। तो ये क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, आप सुंदर ढंग से कर दोगे। आगे जी, अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसे शिक्षा की व्यवस्था की थी। आहा लो भाई, क्वेश्चन अगर तू समझ गया तो आंसर अपने मन से लिख दे। क्वेश्चन कहा था कि सेन दंपति जो है, माने सेन साहब जो हैं और उनकी पत्नी जो है, वो कैसी संभावनाएं देखते थे कासू में। हाँ, वो देखते थे कि हमारा बेटा जो है ना वो तो इंजीनियर बनने लायक है जी, वो तो कहता है कि हम इंजीनियर बनब,
उनके उसमें ये रुचि देखने को मिलती है, बड़ा दिलचस्पी है किसी चीज में, उसे हम अपने तरह बिजनेसमैन बनाएंगे, अपने तरह अच्छा बनाएंगे उसे, है ना। तो लिखोगे पेपर में या फिर अपने नोट्स फेयर में कि सेन दंपति खोखा में इंजीनियर और बिजनेसमैन बनने की संभावनाएं देखते थे। उसे इंजीनियर बनाने के लिए वैसे ही ट्रेनिंग दी जा रही थी जैसे इंजीनियर बनाने के लिए एकदम ट्रेनिंग कहा जाता था कि अरे वो है ना शर्मा जी, वो आएंगे और क्या करेंगे, ठुक ठाई करेंगे और कुछ इसमें हाथ उंगलियां इसकी चलती रहेगी तो उस काबिल बनेगा। वे उसे अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, कह रहे थे हम इनका के हम अपना ढंग से ट्रेंड करब। उसकी शिक्षा की व्यवस्था यह की गई थी कि कोई कारखाने का वही बढ़ई 2-1 घंटे आकर के आएगा यहाँ पे और उसके साथ ठोक पीट किया करेगा ताकि उसकी उंगलियां क्या है अभी से औजार की भांति काम करने के लिए क्या हो जाएंगी भाई, तैयार हो जाएंगी। समझ रहे हो जी। तो इस तरीके से हुआ करता था। डन है जी, यस जी। आगे बढ़ते हैं। ओ हो, ये देखो ये बड़ा चीज अच्छी आ गई है भाई, सप्रसंग व्याख्या। और ये है केहू ना पढ़ावेला और हम तारे के पढ़ाते तो देखो ध्यान से सीधे आई 5 नंबर में। ये एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई, 5 नंबर अलग से इसका फिक्स होता है। लो भाई कहता है हम 5 नंबर के लिए बने हैं, हमको 2 नंबर में नहीं जाना है, हमको तो जो बनाएगा वो 5 नंबर दूंगा उसे। तो चलो बनाओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, इसका नियम होता है लिखने का, यहां से लेकर के यहां तक आपको रटना ही होगा। मैं रटने को नहीं बताऊंगा भाई, सिखा दूंगा, तुम लिख लोगे अपने मन से। कह रहा कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। आहा, उनके माता पिता को गर्व है कि हमारी बेटी कठपुतली के समान है, ना ज्यादा हंसती है, ना ज्यादा बोलती है, ना ज्यादा उडंड करती है, ना कहीं जाती है, ना कहीं यहाँ जाती है, नहीं आती है, हम जो कहते हैं वही मानती है। तो लिखना व्याख्या के तौर पे, प्रस्तुत पंक्तियां पठित पाठ्य पुस्तक गोधली 2 के विषय 2 के 20 के दांत यानी कि 20 के दांत कहानी के से लिया गया है। आप ये लाइन जरूर बाबू लिखिए, जब भी व्याख्या करके आई ना तो ये लिखो कि प्रस्तुत पंक्तियां, क्योंकि पंक्ति दी गई है, पठित पाठ्य पुस्तक जल्दी के यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं पुस्तक, उसी पुस्तक के गोधली भाग 2 के कॉमन बुक है तो कहिए गोधली भाग 2 है। तो गोधली भाग 2 के कौन से चैप्टर से लिया गया है, कहोगे 20 के दांत से लिया गया है। जिसके लेखक यानी कि कहानीकार कौन है, ये कहानी है तो कहानीकार लिखोगे, निबंध है तो निबंधकार लिखोगे। आ कुछ समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट लिख दोगे लेखक, ला हो गई। आ कविता हो तो लिख दो कवि, बातें खत्म। अगर नहीं समझ में आओ तो यो कर सकता रह तू, तार मर्जी, मन की बातें है ना, मन की बातें। चलो कौन है जी, नलीन बिलोचन शर्मा जी हैं। कहानी के माध्यम से एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के लड़का मदन और एक अलैंगिक भेदभाव करने वाले सेठ यानी कि सेन साहब के लड़की कासू का चित्रण किया गया है। कासू यानी खोखा का चित्रण किया गया है कि यहाँ पे कसी ने होगा, किस प्रकार एक महल और झोपड़ी वाले में लड़ाई हो जाती है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार महल और झोपड़ी वाले में क्या होती है, लो धनाधून अनाधून मतलब है लड़ाई हो जाती है। ऊपर दिए गए पंक्ति का आशय यह है, ये लाइन जरूर लिखोगे। इस पंक्ति का आशय यह है कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितने लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, जिनके और उसका नाम भी लिख सकते हो आप, जिनके लड़की का नाम ये था, और लंबा लाइन हो जाएगा। जिनको इस तरह की शिक्षा और तालीम दिया गया था कि उनके देख के आसपास पड़ोस के लोग अपने बच्चों के लिए उपमा देते थे। आहा, देखा था फलानवा के लड़की, देखा था फलानवा के घर के, अरे एगो तू बाड़ू, हाँ इस सामान तोड़ के रखल गइल बा, तोड़ के फेंक दला ना। ऐसी उपमा दिया करते थे सेन साहब के घर की जो पुत्रियां थी। जिस बात से सेन दंपति यानी कि माता पिता का गर्व था, ओहो किसी का गर्व है भाई, अगर बच्चे ऐसे हो जाए कि भाई समाज में सम्मान मिले और आपकी उपमा दी जाए तो अच्छी बात है ना जी। प्रसन्न हो, आपके माता पिता प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, सब प्रसन्न होंगे जी। चलो इस प्रश्न में एक और प्रश्न है, कह रहे कि खोखा के अगर वो नहीं पूछता तो ये पूछ सकता है। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। अब खोखा के स्वभाव जैसन रहे, अब सेन साहब के सिद्धांत के बदले के पड़ल कि लो भाई अभी चीज के गड़बड़ बात करा के बदले के पड़ी। व्याख्या लिखोगे, इसकी क्या व्याख्या होगा, लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां पठित पाठ्य पुस्तक के गोधली भाग 2 के यानी गोधली 2 के 20 के दांत कहानी से लिया गया है।
ऐसे लिखोगे, ये लाइन जिसमें पहले लिखे तो वही लिखोगे। जिसकी कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी है। कहानी के माध्यम से एक निम्न मध्य वर्ग के परिवार का लड़का मदन और एक अलैंगिक भेदभाव करने वाले सेठ जी यानी कि सेन साहब के लड़का कासू का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार एक महल और झोपड़ी वाले में लड़ाई हो जाती है, ये चीजें बताई गई है। ये लाइन, इसको लाइन को फिट कर लो दिमाग में, ये लिखना ही होगा। और ये भी लाइन उसके नीचे कि ऊपर दिए गए पंक्ति का आशय यह है कि, यहां तक तो हर प्रश्न में लगेगा कोई परेशानी बाबू नहीं है, इतर अट्टे के नहीं है, एकदम समझ ले एक बार समझ ला, आगे लिखे चलिए लिखबा। सेन साहब की 5 लड़कियां थी और ना उम्मीद बुढ़ापे का सहारा पुत्र कासू। आहा, कासू बाबू। कासू का मतलब क्या होता है जी? खोखा जी। कासू का जन्म हो जाता है जिसके घर का सभी नियम अलग बनाया गया था, और कासू बाबू के नियम, सारा नियम अलग बनावल गई रहे, सब कुछ नियम अलग बनावल गई रहे, क्योंकि सेन साहब तो उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिससे उसको स्वभाव बहुत ही उदंड हो गया था। इतना प्यार दुलार कर दिए सेन साहब, कहते जगह तारा का प्रेम कर जला है ना, और तू बिगड़ जाला जगह तारा हम बाबू कहता नहीं, तो तू कहता क्या हम क्लास में ना पढ़ब, जब आई ना एग्जाम तब पता चली। अभी से पढ़ ला बाबू, अभी से पढ़ ला, चलो आगे बढ़ता नहीं। इसको लिखोगे जिसका स्वभाव क्या हुआ था? बहुत ही बिगड़ गया था। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन तो इस बार पूछेगा ही। लो भाई ये वाला, ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे और चोर डाकू बनते हैं, ये बात के कहल रहा है? सेन साहब कहे थे। किसको बोले थे? गिरधर लाल के बेटे मदन को बोले थे। अरे इतना तो तारा याद हो के चाहिए बाबू, हाँ इतना याद तो जरूर होके चाहिए। एक बार शेयर कर दो, ना करो जगह तरह चला के मारा बाबे ना, इतना मार, समझ तरह है ना बाबू। बात मत कहिए कि हमारा बड़का भैया ना पहलवान हूँ, तो तू कुटा जेब, बढ़िया से कुटेब, समझ रहा, बढ़िया से कुटा जो, फिर तार भैया आई ओकरा बाद में देख ली समझ रहे हो। चलो मजा कर रहे हैं जी, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक के पठित पाठ्य पुस्तक कौन सा? गोदली भाग 2 के 20 के दांत कहानी से लिया गया है। जिसके कहानीकार कौन है जी? नलिन विलोचन शर्मा जी। हर एक लाइन में लिखोगे ये चीज कहानी, जिसके मध्य वर्ग से माध्यम से एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के लड़का मदन और एक अलैंगिक भेदभाव करने वाले सेठ यानी कि सेन साहब के लड़का कासू का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार एक महल और झोपड़ी वाले में लड़ाई हो जाती है। ये लाइन हर एक में रहेगा, इसको तो मुझे समझाना नहीं है, क्योंकि एक बार समझा दे तो फिर बार बार वही समझाई हैं। जानता नहीं हम तहार नाम का हो, समझता नहीं हम। चलो ऊपर दे पंक्ति का आशय यह है कि, बस यहां तक लिखोगे कि जब मदन के द्वारा सोफर से विवाद किए जाने के बाद सेन साहब मदन के पिता गिरधर लाल से सेन साहब के यहाँ किराने का काम किया करते थे। जो मदन के पिताजी थे वो ये सेन साहब के यहाँ किरानी का कार्य किया करते थे, यानी कि उनका वर्कर थे। उसे कहते हैं कि तुम अपने लड़के मदन को समझा लो। देखो गिरधर, यदि तुम अपने लड़के को नहीं समझाया, नहीं बताया, तो समझ जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं बता देता हूं आज ही, चले जाओ। तुम्हारा वो लड़का क्या समझ रहा है अपने आप को? एक तो सोफर यानी कि ड्राइवर से उलझ पड़ा, माना करने पर गाड़ी छूने जा रहा था तो, और हम जब गए तो हमारे सामने सोफर को मारने के लिए दौड़ा। हटा, मार दे मोबे, भगला की नाई जी से। समझा तरह तू अपना आप के बहुत बड़का भी समझा तरह, ऐसा मदन बोल रहा है, समझा देना। देखो गिरधर, अगर तुम नहीं समझाए तो समझ जाना हमारे और तुम्हारे लिए भी अच्छी नहीं होगी। हमारे तुम्हारे का मतलब तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना? ऐसी किया करते थे, ठीक है। वो उसे आजकल बहुत शौक हो गया है। आज तो वो ड्राइवर होगा, यहाँ पे ड्राइवर या फिर सोफर, सोफर लिख लेना जी। सोफर से उलझ रहा था। देखो ऐसे ही लड़के आगे चल करके जो है ना वो गुंडे बनते हैं, चोर बनते हैं। तो समझा लो अपने बेटे को, नहीं तो तुम्हारे लिए समझ रहा हो ना ठीक ना होई। ये बात याद रखियो, है ना, क्योंकि पावर इहमे से शुरू होला, इहमे खत्म। चलो जी, मजाक कर रहा भाई, एकदम रंग जाओ इस बुक में बढ़िया से, सुंदर से। आगे जी,
क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ा बढ़िया प्रश्न आ गया जी। हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हाँ, अब हंस कौन है? खोखा जी, कासू बाबू। और इसमें कौवे कौन है? कौवे को किसे दर्शाया गया है? कौवे को दर्शाया गया किसे? किसे जी? मदन को। व्याख्या लिखोगे, ये लाइन सब में रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां पठित पाठ पुस्तक गोदली भाग 2 के 20 के दांत कहानी के कहानीकार से लिया गया है, जिसके जैसे कहानी से लिया गया है, जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कहानी के माध्यम से एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के लड़का मदन और एक अलैंगिक भेदभाव करने वाले सेठ यानी कि सेन साहब के लड़का कासू का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार एक महल और झोपड़ी वाले में लड़ाई होती है। ये बात लिखोगे और एक लाइन और लिखोगे कि ऊपर दी गई पंक्ति का आशय यह है कि यह हर एक पंक्ति में लिखाएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा या जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है। तो अब खेल शुरू होती है यहां से। इस पंक्ति का आशय यह है कि इसी बच्चे लोग खेल प्रिय होते हैं। ऐसे मतलब कहने का मतलब यह है कि वैसे ही कर सकते हो, आसान लाइन हो जाएगा कि वैसे ही बच्चे खेल लोकप्रिय होते हैं। भाई बच्चा क्या होता है? खेल का बड़ा प्रेम करता है। हाँ, लेकिन आज तो हम पबजी खेलब, है ना? फ्री फायर खेलोगे, पबजी खेलोगे? अरे भाई साहब, हमसे कहता है बच्चा, क्लास में आता कहता है सर हाँ क्या है फ्री फायर खेलोगे? अरे भाई साहब, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम यहाँ पे आओ फ्री फायर खेलोगे। बहुत मार, ये समझ रहा हो, घुस के कैमरे के अंदर जो मारेंगे इतनी मार तुमको तब समझ में आएगा। ये समझ रहा हो, ये मोबाइल को चला के मारेंगे ऐसे करके, समझता नहीं है अपने आप को, समझ रहा है? कह रहा है कि फ्री फायर खेलेंगे, फ्री फायर खेलने के लिए आए हुए यहाँ पे, है इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो? चलो, इसी खेल प्रियता के कारण खोखा उन आवारागर छोकरों के पास पहुंच जाता। खोखा जाता है, कहता है ए हम खेले, ए हमरो के खेला ना। क्या कहता है? आवारागर जो छोकरा है जाके कहता है, कासू कहता है ए हम खेले, हमरा के द खेले के ना द बनू तो जानता रहा पापा कहाँ हूँ। जब कासू गया किसके पास? आवारागर छोकरों के साथ खेलने के लिए, कहा कि हमको लट्टू खेलना है। जहां मदन के साथ अन्य बच्चे भी बगल वाली गली में लट्टू नचा रहे थे। मदन का था, मदन उसमें का था लीडर। हाँ, उसमें का था लीडर भाई, और लड़कों तो कोई परेशानी नहीं थी। अब मदन को तो अपमान किया गया था। अब मदन कह रहा, हाँ मदन क्या कह रहा? लट्टू खेले है तूने पास लट्टू? तारा लग लट्टू बा लट्टू तार लगे नहीं केनू? तो जा हट जा, भाग जा, इसे हम ना खिलाई, जा अपना पापा के गाड़ी पे बैठियो। हम उधर गई रही तो बहुत ज्यादा अपने आप के बनत रहो, कहत रहा कि हम छुए ना दे गाड़ी के, जा हम ना खेलें, जा भागो। उन आवारागर्द बच्चों को लट्टू नचाते देखकर खोखा भी क्या किया भाई, हंस की तरह ये खोखा भी खेलने के लिए लला चूटता, कहता हमरों के खिलावा ना, हमरों के खिलावा। ठीक है, तो ये वाली प्रश्न का आशा ये है, आप लिख दोगे। मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है तो लाइक का सिंबल कौन भेजेगा जी? जल्दी भेजो, शेयर करो, और चैनल का सब्सक्राइब ना करो, बड़ा मार अब जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर करा। सेब खा ला, आधा सेब खा ला, आधा अभी बाकी बा, आधा मत खाइए, हम खाए में से भूख लागल बा हमारो, समझ रहे हो? भूख हमको भी लगा जी। चलो जी, आधा खाना आधा बचा के रखना मेरे लिए, है ना? आगे इसमें और है कि अरे भाई साहब बड़ा सेब आ रहा है जी, सेब हटाओ 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 सेब को जी, सारा सेब खा जाओगे, खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे? देख रहे हो जी, जितना हटाने की कोशिश करें उतना ही आ रहा है। आदत से लाचार वह बड़े रोब के साथ मदन से लट्टू मांगता है, और उसका आदत तो खराब था पहले से, कर रहा है मदन कह रहा है नहीं खिलाएंगे, हमारा लट्टू चाहिए, हमारा लट्टू हमरा ना खिलेबो तो समझ जाइयो, हमरा खेले के बा, हमरा खेले के बाद तू खिलावे, तारा खिलावे के पड़ी, काहे ना खिलाइबो तू हमरा के, हम खेले। लेकिन एक दिन पूर्व यानी कि एक दिन पहले जो घटना भई रहे, अपमानित वो प्राणित जो उसको प्रताड़ित किया गया था मदन को, तो मदन लड्डू देने से क्या कर देता? इनकार कर, कहता कि ना दे हम लड्डू, का करब तू, ना दे लड्डू, तारा लड्डू बा नहीं खेत, जा जिसे भाग जा। तथा अपने पिता की गाड़ी के साथ खेलने के लिए कहता है, कि जाना अपना पापा के गाड़ी से खेलो, जिस पर दोनों में द्वंद्व युद्ध हो जाता। हाँ, एकदम तगड़ा युद्ध होता है ना? तगड़ा युद्ध होता है, और अंत में मदन खोखा के 2 दांत मार के तोड़ देता है। लो भाई
तू मार रहा हो, मार के दूध तोड़ दो मबे, समझते नहीं खतू क्या कर रहा है, मदर मार के दूध तोड़ दे रहा है, कासू का खोखा का दूध मार के तोड़ दे रहा है। और ये लड़ाई किस प्रकार होती थी, जिस प्रकार से गली के कुत्ते होते हैं, गली के जो पिल्ले होते हैं, कुत्ते होते हैं, और घर का जो कुत्ता होता है, उन दोनों को देख करके बड़ा जलन होता है। जैसे ही घर के कुत्ता पोसे हो ना, या घर के कुत्ता होगा, बाहर का कुत्ता जैसे आया, लगता है कि भाई साहब एकदम करा के एकदम नोच के मतलब जान से मार दो उसको, भाग जाए यहाँ से। हमारे घर भी एक छोटा सा है ना, तुम लोग को दिखाएंगे, बहुत दिन हो गया नहीं दिखाया ना, दिखाएंगे, कुत्ते को दिखाएंगे जी, कुत्ते को दिखाएंगे। अभी तो मेरे पास नहीं, अभी दिखाते उसको, बहुत शैतान है भाई। हम जो चले गए घर पे, मत समझो कि शरीर पे चढ़ के लगेगा कि भाई साहब वो जान ही ले लेगा जी, इतना आवारा कर दे वो, बहुत है। उसको दिखाएंगे, शॉर्ट से दिखाएंगे तुम लोग को, बहुत बहुत शरारती है जी, बहुत शरारती है वो बच्चा, बहुत शरारती है ना। बच्चा नहीं है वो, मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना जो है ना, उसका नाम रखे हुए, तुम लोग नाम कमेंट करना, उसका नाम हम दे देते हैं, उसका नाम मैक्स है, मैक्स, उसका नाम मैक्स रखे हैं अपने वाले कुत्ते को, मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है जी, मैं मैक्स को दिखा दूंगा तुम लोगों को, मैक्स नाम रखे हुए हैं, ठीक है। और देखते हैं हम वीडियो डालेंगे तो देखते हैं कितने बच्चों का नाम याद रहेगा, याद कर लो नाम। मेरे वाले मैक्स का नाम याद नहीं हुआ, बड़ी मार मारेंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अंततः यानी कि अतः, यहां लेखक के यह साबित करना चाह रहा है कि गरीब हो या अमीर, सारे बच्चे समान स्वभाव के होते हैं। ये लेखक कहते हैं कि सुनो दुनिया वाले, ये जो लड़के होते हैं ये दोनों एक ही स्वभाव के होते हैं, वो अमीर के लड़का हो या चाहे गरीब के लड़का हो, वैसे कौन मतलब बा, दोनों के स्वभाव समान जन्मा स्वभाव होला। उनके लिए गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं होता है, और आप अंतर पैदा कर रहे हो सेन साहब जी, समझ नहीं रहे हो आप, ऐसा लिखोगे आपके पेपर में पूरा हो जाएगा जी। अगला, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। सेन साहब और उनके मित्र में, जल्दी जल्दी बताओ, मजा आवता तो जल्दी बताओ कि हाँ सर जी मजा आवता। मन तो कर रहा आज हम किसी को मारे, तुम अगर आज मिल जाते ना तो तुम्ही को बड़ी मार मारते, हमको भी मन लग रहा मदन की तरह दूध आते। चलो आगे बढ़ते हैं जी। सेन साहब और उनके मित्रों की भी क्या बातचीत हुई थी तो सुनना। एक दिन की बात है कि सेन साहब और उनके मित्र, ये छूट गया जी, उनके मित्र ड्राइंग रूम में बैठ करके, यहाँ पे और हटा दो, सेन साहब ऐसे कर लो, ये और को ही गायब कर दो। सेन साहब ड्राइंग रूम में बैठे उनके मित्रों के बीच में बातचीत हो रही थी। कुछ बात मिलने पर सेन साहब अपने मित्र का बखान करने लगते हैं, जैसे कुछ होता है लगते हैं, और कहते हैं कि वे उसको अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। कहते हैं सुनो तारा लोगी, हम अपना लड़का के अपना तरीका से ट्रेंड करे वाला बानी, हम ओकरा के इंजीनियर बनाई, ओकरा के बिजनेसमैन बनाई, क्योंकि वो उसे अपनी बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। वहां बैठे पत्रकार महोदय से जब उनके बच्चे में पूछा गया, ख्याल पूछा गया, क्योंकि पत्रकार महोदय का जो बच्चा था वो बड़ा अच्छा था, बड़ा तेज तरह था, देखा और किसी ने बड़ाई कर दिया, भाई सेन साहब को कहाँ भाई ये रह जाए, वो तो ऐंठ के रह गए जब पत्रकार महोदय जी कहे। लेकिन पत्रकार महोदय से जब पूछा गया तो पत्रकार महोदय ने क्या उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि उसका पुत्र जेंटलमैन जरूर बने, पर जो कुछ बने वो उसकी आजादी रहेगी, ये पत्रकार महोदय जी कर रहे हैं, उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी, हम देंगे उसको। पत्रकार महोदय ने उन्हें शिष्टतापूर्ण किंतु व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया, जिस पर सेन साहब ऐंठ कर रह गए। का बताई अब हम, कुछ कहे वाला नहीं है, ऐंठ करके रह जाते हैं। कौन? सेन साहब जी। आगे 7वां नंबर, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। जब मदन और ड्राइवर के बीच में जब लड़ाई हो जाता है, मदन कहता है हट जा, आओ तरफ, एकदम जा रहा है मारने के लिए, मार दे मोब्बे, समझत नहीं खतू, अबे मार दी, हमरा गाड़ी छोड़ दला, बोला था आई लगवा, समझ रहे हो, ऐसे बोलता था। कौन? मदन। तो कहानीकार क्या बताना चाहता है, इससे ध्यान से सुनना। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि बड़े यानी कि उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं, जो ज्यादा पैसा वैसा होता है, हम भाई ठहरे गरीब, हम तो ठहरे, चलो,
ऊंचे वर्ग के लोग सामाजिक भेदभाव के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और कहते हैं उच्च वर्ग हमारा लगे पैसा, हमारा से केहू बोल पड़ी, हमारा से केहू बोली, अपना वर्चस्व स्थापित रखना चाहते हैं। मदन उन्हीं के यहाँ काम कर रहे, मदन उन्हीं के यहाँ काम कर रहे एक किरानी का बेटा था। हाँ, मदन जो था वह उन्हीं के यहाँ काम कर रहे क्या था, किरानी के बेटा था। और उनके पिता क्या नाम था जी? अरे बोल भाई, क्या था? कहोगे सर गिरधर लाल। ये क्या होगा? गिरधर लाल। ड्राइवर भी उन्हीं का नौकर है। ड्राइवर अपने आप को मालिक के सामने कर्तव्यवरण इंसान तथा जवाबदेह साबित करना चाहता है, जबकि मदन किरानी का पुत्र होने के कारण ड्राइवर सेन साहब के सामने उसको निम्न दृष्टि से देखता है, निम्न दृष्टि से देखता है। तू हो गिरधर के बेटा, आओ तर यही जा, गिरधर का बेटा हो करके छो तर आके गाड़ी बड़ी मार मारा बोबे। तो मदन कहता हाँ समझता नहीं कभी हमी, आज हम लगवा तो बुझे बोबे, समझ रहे हो। और ऊंच नीच का भावना को व्यक्त करना चाहता है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पे ऊंच नीच की भावना दिख रही है और ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए, लेखक जी महोदय जी कहते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण गरीबी और अमीरी का भेद था। सबसे ज्यादा झगड़े का कारण यही था, गरीबी और अमीरी का भेदभाव था। मदन एक सामान्य किरानी का बेटा था, एक छोटे सामान्य किरानी का बेटा था, और कासू सेन साहब की नाक का बाल है। आहा, नाक के बाल होना, मुहावरे याद करिए, नाक के बाल होना बड़ा लोकप्रिय होना। नाक के जन बाल मानो, नाक के बाल, नाक में बाल होला बा, तारा बाल नहीं खेनु, तारा बाल नहीं खे हैंगा, देखा उठा के देखा अपन नाक, देखा नाक में बाल होला, बड़ा लोकप्रिय होला। जन तरह काय खाती, काहे से कि ई धूल कण के रोक लेला तब सांस के अंदर जाए देला, आ नहीं तो धूल कर अंदर चल जाई, समझ तरह। भगवान कहीं आ जाओ, मेरे 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 पास आ जाओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। यमराज आएंगे, कहेंगे कि अब हमारे साथ चलो, चलने के लिए रेडी हो जाओ। हे पार्थ, अब कितना दिन रहोगे, बहुत जी लिए, अब चलो मेरे साथ चलो। तो नाक का बाल बड़ा लोकप्रिय है भाई, बड़ा लोकप्रिय है, ताकि रोकता है, शरीर स्वस्थ रहे, मतलब शरीर जो है ना उसके अंदर बीमारियां नहीं होती है। कासू के कारण ही मदन को उसके पिता के द्वारा मार पड़ी थी, बड़ी मार पड़ती थी, और ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया था, जिसके कारण घुटने से खून निकल रहा था। इसी कारण मदन कासू को अपने दल में न तो शामिल कर रहा था और न ही मांगने पर लट्टू दे रहा था। ना ही कह रहा था कि हम ना लट्टू दे, ना हम अपना दल में शामिल करके तरह के खिलाए, तू जा अपना पापा के गाड़ी से खेलियो, हम ना खिलाए तरह के। फलतः अमीरी में उबाल आ जाती है और अमीरी कहता हम तो अमीर घर के बेटे हैं और हमसे बोलेगा जी तुम, है ना। कासू कहता है, कासू मदन को जैसे ही गुस्सा मारता, कासू मारता है मदन को एक गुस्सा, और मदन कहता बड़ा अपने आप कैसे बनता, तार पापा होंगन जौन होंगन, हम तरह का ना बोलिए, वो मार के 2 दांत मार के तोड़ देता है। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध हो जाता है। यह लड़ाई हड्डी और मांस की तरह बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई हो जाती है, जिससे महल वाले कासू है, कासू का 2 दांत मदन तोड़ देता है। झुपड़ी वाले का बेटा जो है ना, मार करके 2 को मार के दांत तोड़ दे। लो समझत नहीं खतु, अपना आपके बहुत बड़का 20 समझता रहा, 20 मत समझिए, हमारा सामने तो और ही मत समझिए, समझ ला। चलो जी आगे, लेखक इस प्रसंग के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सामाजिक फुट के कारण ही गरीबों पर अमीरों का वर्चस्व कायम है। यदि गरीब संगठित हो जाए तो अमीरों द्वारा किए जाने वाला सारा शोषण स्वतः बंद हो जाएगा। और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन को कहानीकार क्या उदाहरण देता है? कई बार ऐसा देखल गया बाबू, जब महल और झोपड़ी वाले के बीच में लड़ाई हुई तो भले महल वाली में गलती हो या चाहे कुछ हो, से कोनो मतलब नहीं है, लेकिन पक्ष सब क्यों मोहल्ले वाला के ली, क्योंकि जाना था कि अगर आज पक्ष ना ले नहीं तो काम हमार खराब हो जाए, आगे से हमार सेठ जी काम ना करी है, आगे से हमार काम मुखिया जी ना करी है, तो मुखिया जी के तरफ से बोल रहा, भले मुखिया जी में गलती हुई तो क्या करे, वो से का मतलब हो, समझ रहे हो। तो ऐसे लेखक जो है ना वो क्या, और अपने ही लोग जो है ना लोग ऐसे करते, तो लेखक इस कथन
लेखक के इस कथन को कहानीकार जो है ना वह किस प्रकार को स्पष्ट कर रहा है उसको देखते हैं। लेखक का यह कथन समाज में व्याप्त वर्ग भेदभाव और शोषण की सच्चाई को उजागर करते हुए दिखाता है ना। इसमें बताया गया है कि शक्तिशाली और संपन्न वर्ग यानी कि महल वाले जब तक विजयी होते रहते हैं, जब तक गरीब और कमजोर वर्ग खुद एकजुट होकर के उनके खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। अगर बताओ सभी गरीब लोग अगर एक जगह खड़ा हो गई तो हई विकास ना हुई, हई नौकरी के वैकेंसी फॉर्म भरवा के वोट पड़ जाता ये ना हुई, लेकिन किसी में एकता ही नहीं है। अपने जो लोग जिसको साथ देना चाहिए आगे चल जाइब तो पीछे से पता चली सबको भाग गई से जा हो गई काम। किसी काम के खिलाफ में जाओगे कहोगे चलो ये अन्याय हो रहा है ना, चलो हम लोग मिल करके लड़ते हैं और तुम उसमें अगुआ बन जाओ। आ जाओ जैसे ही अब देखेगा लो ई तो मार होखे वाला बच्चा कुछ हो ही भेजा, अब पीछे घूम के देखो तो पता अच्छा ये तो सब भाग गई से तो कौन होइले ना सही चा, समझ रहा हो। तो ऐसे खिला अब अकेला पड़ गया, अब लो अब तहार कुटाई चालू समझ गया, अब तो पकड़ा गया अकेले, अब तहार हर तरीके से कुटाई हुई, हर तरीके से तारा का बदनाम कर जाई, पूरे तरीके से बदनाम करके तू जब खत्म जा, अब आगे से तू भूले लायक ना रह, बल्कि उनके ही पक्ष में रह करके अपने ही वर्ग के लोगों का दमन करने में सहायता करते हैं। ठीक है आगे जी, समझ गया जी, मजा आ गया जी, यस जी। तो लाइक करो जल्दी से सेशन को। अरे सब्सक्राइब नहीं बोल रहे तुम, सब्सक्राइब नहीं कर रहा यार, यार इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, छोड़ दें पढ़ाई अभी अभी बंद कर देंगे, अभी समझ जाओगे। सब्सक्राइब नहीं कर दो चैनल को यार, मजा नहीं आता हमको। मजा आएगा कभी नहीं आएगा ना, कर लो, सूगा हो मेरे प्यारे हो बच्चे, मैं पढ़ाऊंगा यार, कहाँ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा जी। चलो, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय छाती से क्यों लगा लेता है। हमार बेटा बहुत सुंदर बड़ा, तू बड़ा निमन काम कैले बड़ा। हमेशा गिरधर लाल अपने बेटे को पीटा करते थे, बार बार पीटते थे, लेकिन ऐसा बात एक दिन ऐसा हुआ गिरधर लाल की नौकरी छूट जाती है। मदन मार करके कासू का दांत तोड़ देता है। बार बार गिरधर लाल मदन को पीटते थे, लेकिन इस बात से नौकरी से हटने के बावजूद भी, झगड़ा करने के बावजूद भी मदन को नहीं छोड़े और सीने से लगा लिए। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित नहीं करता है, बल्कि उसे अपने हृदय से लगा लेता है, सीने से लगा लेता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि गिरधर का स्वाभिमान भी जाग उठता है। गिरधर का स्वाभिमान जाग उठता है। जो कार्य खुद नहीं कर पाया अपने पुत्र को करते देखकर वह खुश हो गया, मदन को छाती से लगा लिया। गिरधर लाल को लगने लगा, देखो आज हमारा ये बेटा है जो मैं आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, मैं अपना सर ऐसे करके खड़ा हुआ करता था, लेकिन आज हमारे बेटे ने उसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारे में क्या औकात है। तो यदि आप भी तैयार हो जाते हो तो औकात देखने से बाकी रहेगा किसी की नहीं ना। यस चलो आगे, अगला सेन साहब मदन कासू का चरित्र चित्रण कर दीजिए। बड़ा प्यारा सा लाइन है जी। सबसे पहले सेन साहब के बारे में बताइए, मदन के बारे में बताइए और कासू के बारे में बताइए। चित्रण का मतलब होता है कि इसके बारे में कहिए, माने अपना मन से कह के ह का ह तो सुन। सबसे पहले हमने क्या बात कर ली सेन साहब के केकरा बारे में, सेन साहब। हा साहब जी क्या बात है साहब जी। अब साहब जी के स्वभाव कैसन बा ओकरा का ध्यान से सुनो। सेन साहब एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति है। बहुत धनी मनी व्यक्ति है जी, जो समाज में अपने प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते हैं। वे रूढ़िवादी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं जो अपनी परंपराओं और मूल्यों का सख्ती से पालन करते रहते हैं। वे अहंकारी और दंभी भी है और हमेशा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। वे अपने बेटे कासू के प्रति अत्यधिक पक्षपातपूर्ण और उसे सभी पक्ष प्रकार की छूट देते हैं और समाज में अपना छवि को बनाए रखने के लिए क्या है, दिखावा करते हैं। समझ गई ला ना समझ ला, अब सुना। सेन साहब जन है वो क्या है, बड़ी धनिक है, प्रभावशाली व्यक्ति है। वो हमेशा अपने बेटे को ही क्या करते हैं, दोषपूर्ण होने पर भी पक्षपातपूर्ण करते हैं, यानी उसका पक्ष लेते हैं। कहते हैं हाँ हमारा कासू में दोष बा, गाड़ी टूट गले बता का हो, उ गाड़ी टूटले नहीं खे, उ तो सीखत रहल कि में आखिर अंदर बा कौन चीज बा में, उ सीखत रहल, अभी तू जाना तो नहीं ख,
ठीक बा, हमेशा पक्ष लेते थे, कोई भी गलती करता ऐसा थे सेन साहब जी, समझ गए। तो सेन साहब के बारे में आप समझ गए और अपना हमेशा वर्चस्व जमाए रखना चाहते थे लोगों पे, हमेशा अपने आप को साबित असील जो है ना, क्या कहते हैं उसे, अपने आप को शक्तिशाली साबित करते थे। अब बात करते हैं मदन के बारे में। भाई मदन क्या है, तो मदन एक गरीब परिवार से है। मदन क्या है, बहुत गरीब परिवार से लड़का है, जो किरानी का बेटा था गिरधर लाल का, और उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह स्वाभिमानी और आत्मसम्मान वाला लड़का है। वो कहता है हाँ हम गरीब बानी तक हमारा आत्मसम्मान समान जाए वाला बा, हमारा अपना औकात, हम गरीब बानी अगर मतलब का तू कुछ कर देबो, समझ जा, जब आ जानू उतना मार मारे तो समझ जाइबो, है ना। वो कभी भी आत्मसम्मान को नहीं खोता था और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था। हमेशा अन्याय होती थी तो आवाज उठाता, जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, जब भी अन्याय होता था तो क्या करते थे, उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। वैसे ही वो लड़का था, वह साहसी और निडर था, वो किसी से नहीं डरता था। भाई डरे के कौन बात बहो, बात जब सही बात डरला से का हो जाई, का कर ज्यादा ज्यादा मार देबो, ओकर बाद जब हमारा आई ना तो हम मारे में तना मार तो समझ में आ जाई। और शक्तिशाली लोग से भी नहीं डरता है, वो कहता तू शक्तिशाली बड़ा अपना घर के उखिया, एजी नहीं ख, शक्तिशाली जौन बड़ा अपना घर के उखबा, एजी नहीं ख, साफा नहीं ख। वह समाज के अन्यायपूर्ण नियमों और परंपरागत के खिलाफ क्या है, विद्रोह करता है, हमेशा विद्रोह करता है जी, है ना। चलो तो मदन ऐसा था। अब जानेंगे आह कासू के बारे में तो क्या ही पूछे, कासू बाबू का तो बातें अलग बा, सब केहू से अलग बढ़े, है ना। कासू सेन साहब का बिगड़ाला बेटा है, बिगड़ाल बेटा है ना। ये बिगड़ाल बेटा है जिसे सभी प्रकार की छूट मिली हुई है। वह अहंकारी और दम्भी है, वह दूसरे को तुच्छ समझता है, वह हिंसक और क्रूर है और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह दूसरों के भावनाओं के प्रति असंवेदनशील है और केवल अपनी खुशी के बारे में ही सोचता है। वो खाली अपना खुशी के बारे में सोचता रहे। कौन, कसुआ समझ रहे हो, कासू जो है ना अपने बारे में खाली सोचता था और कहता था हमारा की क्यों रुकी, हमार तो पापा हूं सेठ, समझा तो नहीं खो। चलो आगे देखो, आपकी दृष्टि में कहानीकार का नायक कौन है। अब देखो हमारी दृष्टि की यदि बात करोगे तो मेरे दृष्टि में जो है ना कहानीकार की नायक, अगर मैं कहानी के तौर पे अगर बात करता हूँ, कहानी के तौर पे इसमें पूरी तरीके से कासू ही है, लेकिन अब इसे मदन को भी मान सकते हो जी, ठीक है। इसका नायक जो है ना वो मदन भी है और कासू भी है ना। अब जो भी आपका विचार है, मेरे विचार से कहानी का नायक सेठ साहब का पुत्र कासू है, क्योंकि उसी के कारण पांचों बहनों को उपेक्षित है। मदन मार खाता रहता और पिता की महत्वाकांक्षाओं और सफेद पोशी का पोल खुलता है। इसमें आपके अनुसार अगर मदन होगा तो मदन भी लिख सकते हो, कासू हो तो कासू भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है। कहानी अपनी चरम ओर बढ़ती है। लेखक के अनुसार सेन साहब के पुत्र के जन्म से घर का नियम दूसरा था, किंतु पुत्र का जन्म होते ही अपने नियमों में बदलाव कर लेते हैं। पुत्र की शरारत को हंसकर टाल देते हैं, क्योंकि वह नाउम्मीद बुढ़ापे की संतान थी। तात्पर्य यह है कि घर अथवा बाहर जो भी घटनाएं घटती थी उसके पीछे कासू का ही हाथ हुआ करता था। अब मेरे ख्याल से इसलिए है क्योंकि हर जगह देखोगे तो कासू का काम होता था, वो पीट देना किसी को, लड़ाई हो जाना, कुछ फोड़ देना, कुछ भी कर देना, सारा काम जो है ना कासू को होता था। कासू अपवाद था, इसलिए नायक ये बन सकता है, या फिर मदन भी बन सकता है नायक, क्योंकि उसने मार करके कासू के 2 दांत तोड़ा था, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि गरीब और अमीर व्यक्ति जो है ना उसमें आप अंतर मत समझो, और यदि तुम में वो क्षमता है तो मेरे में भी वो क्षमता है, वो दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है जी, आगे देते बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। आरंभ में कहने का मतलब होगा बाबू शुरू में कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसा कुछ प्रमाण उपस्थित कर दीजिए। कुछ अब जब से कहानी शुरू होती है तो उसमें कुछ स्वर जो है ना वो व्यंग्यपूर्ण है, उसका कुछ उदाहरण पूछ रहा है तो लिखोगे कहानीकार कहानी का आरंभ ही व्यंग से करता है। जैसे सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने खड़ी है और काली चमकती हुई स्टीमर इंड जैसे कोयले के जैसे कोयल घोंसले में की कब उड़ जाए ऐसा दिखाई पड़ती है। प्रस्तुत संदर्भ के माध्यम से कहानीकार सेन साहब की झूठी शान और महत्वाकांक्षी प्रतिवृत्ति को क्या करता है भाई, उजागर किया। एक तो लाइन ये हो गया। इसी प्रकार एक जगह और है कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद क्यों ना हो, सभी नियमों में अपवाद था। कहानीकार के ऐसा कहने का उद्देश्य यह है कि सेन साहब को जीवन के अंतिम पड़ाव में पुत्र का जन्म लिया था, जिस कारण पुत्र के प्रति विशेष मोह था, जिसका लिंग भेद प्रकट होता है, क्योंकि पुत्रियों के लिए घर में अलग नियम क्या है बना दिए गए थे।
समझ रहे हो जी? अरे हाँ जी बोलो जी, का जी ना जी, ठीक है। या तो समझ में आया? हाँ मंटू सर समझ में आया, तो लिख लोगे, ये 2 जगह था, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे और है कि आगे कहानीकार ने सेन साहब की महत्वाकांक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहानीकार ने कहा है कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा तो उसे इंजीनियर ही होना चाहिए, ऐसा बातें वो कहने लगी। फिर मदन के संबंध में गिरधर को सलाह देते थे कि देते समय सेन कहते हैं कि एस्फेयर द राउंड एंड एक्सप्लोर द चाइल्ड। यहाँ कहानीकार सेन साहब की ओर कटाक्ष किया है और यह बताते अपने और यह बात वह अपने पुत्र कासू के साथ नहीं अपनाती है। कहानीकार ने महत्वाकांक्षी एवं सफेद पोषी प्रवृत्ति के उजागर करने के लिए क्या करता है? व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये कुछ लाइनें हैं जो कि एग्जैक्ट बैठा देना है आपको, इसमें मैं क्या ही समझाऊंगा, एक ही बात को 17 बार समझाएंगे हम, सब समझा दे, इसमें समझ में आ रहा होगा मैं पढ़ रहा, ऐसा नहीं क्योंकि भाई औरों की तरह पढ़ते जा रहा है, भाई औरों की तरह नहीं करते हैं, सारे चीज अलग देख रहे हो, अलग ढंग से नए अंदाज में तुम देख ही रहे हो भाई, थंबनेल पे भी लिखा होगा। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जी, इसको पढ़ लेते हैं। 20 के दांत कहानी का सारांश को लिख दीजिए भाई। 20 के दांत कहानी जो सारांश है वो कुछ इतना है, ठीक है, इतना, और इसको इतना लिखने की जरूरत जो है ना वो नहीं है, मतलब नहीं है, क्या मतलब है। और 20 के दांत कहानी का जो सारांश है आपको अपने शब्दों में लिखना है, यहाँ पे यह शब्द मिल जाएगा, अपने शब्दों में लिखो भाई। मैंने कहानी पढ़ा रखा है क्योंकि ये सारांश का मतलब होता है फिर से पढ़ाना। तो ये कहानी एक बार फिर मैं पढ़ाऊंगा, एक बार वन शॉट में, जिसमें सारांश के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो हमने कहानी, पूरी बुक की कहानी, माने एक एक लाइन हमने पढ़ा दिया है, तो हम इसको फिर से पढ़ने नहीं जाने वाले हैं क्योंकि फिर बात यह वही हो जाएगा, है ना। सारी कहानी हमने पढ़ा दिया है, अपने मन से इसका उत्तर लिखना है, समझना है सारी चीजें, ठीक है जी। और यहाँ तक ये लाइन है, मैं इसको पीडीएफ दे देता हूँ। पीडीएफ के लिए क्या करोगे जी, अपने हमारे टेलीग्राम से जुड़ोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप से जुड़ जाओगे और आपको पीडीएफ जो है ना प्रोवाइड, आपको पीडीएफ जो है ना अच्छी तरीके से मिल जाएंगी, आपको कोई परेशानी जी नहीं होगा। समझ गए जी? अरे बोलो जी, हाँ जी। तो ये क्या करोगे भाई, 20 के दांत कहानी का सारांश जो है ना अपने भावों में, अपने शब्दों में लिखोगे, सही है। तो मुझे लग रहा है जी अभी आपके यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करो और एक बार अपने होली मनाओ। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। जल्दी से सभी बच्चे गाओ फटाफट से, ठीक है। और अपने होली को मनाओ, पढ़ाई करो मस्ती के साथ में, और बच्चों को जोड़ो, अपने साथियों दोस्तों को बुलाओ, क्लास में जोड़ो। डेली लाइव में आता हूं।